Good morning, students. Today I am going to start chapter number 11, Motion and Measurement of Distances. In this chapter, we will learn about the measurement of the distances and the types of motion. So let's start it. On reopening of school, the teacher asked the students how they spent their summer vacation. She asked if anyone had gone out of the city during the summer vacation and how had they traveled. Shelja said that she visited her grandparents in Hyderabad. She, along with her parents, went by the aeroplane. Rahul said that he went with the parents to Manali, a hill station, by their own car. Nikita told that she traveled with her parents by train to Lucknow to spend her summer vacation with her maternal uncle's family. Ria didn't go anywhere. She spent her entire vacation collecting information about ancient India. Do you know how people traveled from one place to another in earlier times? Let us know the story of ट्रांसपोर्ट। जैसे क्या होता है, जब भी आप लोगों की कोई भी वेकेशंस होती हैं तो आप सभी लोग, चाहे वो समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन में तो हम लोग ज़्यादातर ट्रैवलिंग करना अवॉइड कर देते हैं, लेकिन समर वेकेशन में मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे प्लेस पर, अपने घर को छोड़कर दूसरे प्लेस पर घूमने ज़रूर जाते हैं। तो ऐसे ही क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा कि समर वेकेशन में आप लोग कहाँ कहाँ गए, आपने समर वेकेशन कैसे स्पेंड की। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने रिप्लाई दिए। जैसे शेल्जा वॉज अ गर्ल, वो हैदराबाद गई थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एरोप्लेन से। राहुल मनाली गए थे अपनी कार से अपने पेरेंट्स के साथ। निकिता लखनऊ गई थी ट्रेन से अपने मैटरनल अंकल के फैमिली के घर। रिया कहीं नहीं गई थी, उसने अपनी पूरी छुट्टी घर पर बिताई हमारे एशियन इंडिया की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। तो ये जो ट्रैवलिंग है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एशियन टाइम में जाते थे पुराने समय में। जैसे अब तो हमारे पास एरोप्लेन, कार, ट्रेन, बाइक, बस, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। बट जब ये सब अवेलेबल नहीं थे तो हम कैसे ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट देखिए। In ancient times, when no means of transport were available, people traveled mainly on foot and carried luggage on their back. After domestication of animals, human beings started using animals such as horses, camels and elephants for transportation and carrying goods from one place to another. जब हमारे पास ये सारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं थे, जैसे एरोप्लेन, बस, कार, ये सब कुछ नहीं था, तब लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे और उनका जो सामान होता था, जो लगेज होता था, उसको अपने बैग पर यानी अपनी पीठ पर लाद कर चलते थे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने क्या किया, डोमेस्टिकेशन, जानवरों को पालना शुरू किया। जब उसने उनको पाला तो उसने उनका यूज़ जो है वो गुड्स को कैरी करने में और उन पर सवार होकर जाने में किया। जैसे हॉर्स, वो घोड़े पर बैठकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते थे, कैमल पर, और इनके साथ साथ गुड्स भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज देते। The invention of the wheel brought about many changes. Carts pulled by animals were used to travel from one place to another. The wheel is now the basis of all the vehicle like bicycle, scooter, car and motorbike. But जैसे ही ये डोमेस्टिकेशन के बाद जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। हर ट्रांसपोर्ट का बेस है व्हील, चाहे वो बाइसिकल हो, हर ट्रांसपोर्ट में व्हील्स लगते हैं यानी पहिए लगते हैं, इनका बेस है ये। तो इसके इन्वेंशन के बाद से हमारे ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया। एनिमल्स को यूज़ किया जाता था, उन जैसे व्हील्स और कार्ट बनाते थे, जो तांगे वगैरह होते हैं उनमें एनिमल्स और व्हील्स की हेल्प से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया जाने लगा। आजकल जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट है सभी में व्हील जो है यानी पहिया जो है वो बेसिस है, चाहे वो बाईसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, बस हो, प्लेन हो, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। और जो स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन हुआ तो हमारे जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको एक नया इन्वेंशन मिला। क्या, जैसे ट्रेन, ऑटोमोबाइल, जब इंजन का हमने आविष्कार किया तो हमें ये नए ट्रांसपोर्ट मीन मिले। मोटर शिप्स वर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। वाटर में मोटर शिप्स यूज़ किए जाने लगे, जैसे पहले की बोट यूज़ होती थी, बट जब इंजन का इन्वेंशन हुआ तो फिर मोटर शिप्स यूज़ किए जाने लगे। दीज इन्वेंशंस ग्रेटली रिड्यूस द टाइम टू ट्रेवल। और इन इन्वेंशंस ने हमारा जो टाइम लगता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रेवल करने में उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। आज हम प्लेन से बहुत जल्दी बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं, बट पहले के टाइम पे सोचो अगर प्लेन नहीं होता तो हमें कितना टाइम लगता था। तो वो जो डिस्टेंस है वो हमारे ये इन्वेंशंस जैसे व्हील है, स्टीम इंजन है, इन्होंने अब वो डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया। टुडे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, सुपरसोनिक जेट एंड हाई स्पीड ऑटोमोबाइल है फर्दर रिड्यूस द टाइम टेकन टू ट्रेवल। और आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन, एरोप्लेन, सुपरसोनिक जेट्स और बहुत सारे हाई स्पीड के ऑटोमोबाइल्स हैं जो
आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ट्रैवलिंग का उसको रिड्यूस कर रहे हैं। स्पेसशिप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टू आउटर स्पेस। स्पेस जो शिप्स हैं, स्पेस शिप्स वो स्पेस से बाहर जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द मेजरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन साइंस एंड इन आर डेली लाइफ। मेजरमेंट हमारी डेली लाइफ में, साइंस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। We get up in the morning, get ready and go to school. At what time should we get up? How much time do we take to ready? These questions are related to the measurement of the time. हम सुबह उठ रहे हैं, कौन सा काम किस समय पर कर रहे हैं, कितनी देर में तैयार हो रहे हैं, कितनी देर में स्कूल जा रहे हैं, तो हमारे टाइम का जो भी शेड्यूल्ड है वो सारा मेजरमेंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेजरमेंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। हाउ मच डिस्टेंस डू वी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम आवर होम टू स्कूल? अपने घर से स्कूल तक आने के लिए कितनी डिस्टेंस चली, ये किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस से या मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। When we buy fruits, the vegetable, the shopkeeper measures the quantity. This is measurement of mass. जब भी आप कोई चीज़ खरीदें, फल फ्रूट सब्जी कुछ भी खरीदें, तो शॉपकीपर क्या होता है, उसको वेट को मेज़र करता है। तो ये किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट ऑफ मास। व्हेन वी फॉल इल द डॉक्टर मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है। ये किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड विद अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या? किसी अननोन क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड यूनिट के करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट है, एक प्रोसेस है। तो क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड एंड टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जैसे आपका लेंथ, मास, वॉल्यूम, मास यहाँ वजन है, MASS जो मास है दैट मीन्स वेट, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, जो सब मेज़र की जा सकती हैं वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेज़र की जा सकती है वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है ना। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है? In earlier times, people used different parts of their body to measure length. The length of an object was measured by using hand span, cubit, pace foot, and fathom. Length of the outstretched arm, hand span, cubit, pace, and other unit based on the length of the body parts are not accurate and reliable. They cannot be used as standard unit of measurement as the length of the body parts varies from person to person. Therefore, people realize the need to standard units of measurement. पुराने टाइम में क्या था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इन्वेंशन नहीं थे, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए व्हील और इंजन नहीं था तो हम पैदल चलते थे, लगेज को अपनी बैग पे रखते थे। जब हमने व्हील और स्टीम इंजन वगैरह इन्वेंट किया तो हमारा जो वर्क है वो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। तो इस ऐसे ही मेज़रमेंट के सेक्शन में क्या था कि कोई भी मेज़रमेंट की यूनिट नहीं थी। लोग क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स से नापते थे। इस फिगर में दिखाया है हैंड स्पान, हाथ फैला के लास्ट जो आपकी स्मॉल फिंगर है उससे और थंब के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से इसे हैंड स्पान कहते हैं। ऐसे करके बना के नापते थे। या फिर आपकी मिडिल फिंगर से आपके एल्बो तक की डिस्टेंस, ये क्यूबिट कहलाती है, ऐसे करके। या फिर हमारे पैर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कितने खुल रहे हैं, ये पेस कहलाता है। इस तरीके से वो डिस्टेंस को मेज़र करते थे। तो हैंड स्पान, क्यूबिट, पेस फुट और फैथम ये जो थे ये एशियंट मेज़रमेंट के लिए थे पुराने टाइम में, जब हमारे पास मेज़रमेंट यूनिट नहीं था। बट ये इनसे जो एक्यूरेसी मेज़रमेंट आती थी वो एक्यूरेट नहीं आती थी, यानी एक्यूरेसी नहीं थी उसमें, वो रिलेबल थी। जैसे कैसे रिलेबल थी, कैसे एक्यूरेसी नहीं थी? जैसे अब कोई छोटा बच्चा अगर अपने हैंड स्पान से मेज़र कर रहा है तो क्योंकि वो बच्चा है ऑब्वियसली उसके हैंड छोटे होंगे तो उसका जो हैंड स्पान का डिस्टेंस आएगा वो कम आएगा। वहीं कोई एडल्ट जिनका हाथ बड़ा है वो अपने हैंड स्पान से मेज़र करेंगे तो वो डिस्टेंस ज़्यादा आएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे पर्सन्स हैं, किसी के हाथ छोटे, पैर छोटे, तो पर्सन के जो है बॉडी पार्ट सेम नहीं होते, तो इसलिए सबके बॉडी पार्ट से डिस्टेंस में जो था एक्यूरेसी नहीं आती थी। क्योंकि बॉडी पार्ट्स का जो मेज़रमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो उनसे वो जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो ऑब्वियसली वेरी करेगी। इसलिए ये जो मेथड था इससे एक्यूरेसी नहीं आती थी, इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत हुई। स्टैंडर्ड यूनिट है क्या? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर दोज दैट हैव अ फिक्स क्वांटिटी, वैल्यू एंड देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है?
स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो फिक्स्ड वैल्यू है जो फिक्स ही रहेगी, पर्सन टू पर्सन नहीं बदलेगी, प्लेस टू प्लेस नहीं बदलेगी। यानी कि अगर उससे बच्चा मेज़र करेगा तब भी वही आएगी, कोई एडल्ट मेज़र करेगा तब भी वही आएगी, आप घर के अंदर मेज़र करेंगे तब भी वही आएगी, घर के बाहर मेज़र करेंगे तब भी, यानी पर्सन टू पर्सन भी फिक्स रहेगी और प्लेस टू प्लेस भी फिक्स रहेगी। जैसे कि हम लोग स्केल से डिस्टेंस मेज़र करते हैं। अभी अगर हम आपसे बोलें कि अपने हैंड स्पान से डिस्टेंस मेज़र कीजिए नोटबुक की, तो ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट लेगा तो उसके हैंड छोटे होंगे तो उसके हैंड स्पान से डिस्टेंस ज़्यादा बनेगी। वहीं कोई अगर एडल्ट पर्सन, बड़ा पर्सन अपने हैंड स्पान से मेज़र करेगा तो वो अलग आएगा, ठीक है। बट अगर हम दोनों को एक एक स्केल दे देते हैं और आप हमसे कहते हैं कि आप इसको मेज़र करें, तो स्केल से सेम आ रही है दोनों की, तो स्केल में जो हमारी यूनिट आ रही है वो दोनों के लिए सेम आ रही है, कोई भी मेज़र करे उसे। तो जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो नहीं बदलती है, पर्सन टू पर्सन फिक्स है, प्लेस टू प्लेस भी फिक्स है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड द कन्वीनियंस इन मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो हमारा काम जो है वो कन्वीनियंट यानी ईजिली हो जाए, दूसरा यूनिफॉर्मिटी रहे, एक्यूरेसी रहे, एक जैसी नाप रहे, बिल्कुल एक्यूरेट रहे, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ज़रूरी है। इन 1916 साइंटिस्ट अडॉप्ट यूनिफॉर्म एंड कन्वीनियंट कॉमन सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। अभी हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, कोई भी क्वांटिटी ऐसी जो मेज़र की जा सकती है फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। 1960 में स्टैंडर्ड जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टैंडर्ड सेट यूनिट का बनाया था जिनसे फिजिकल क्वांटिटी मेज़र की जा सकती है। और ये सिस्टम जो कहलाता है ये क्या है, द सिस्टम इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। ये जो सिस्टम है जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ये क्या कहलाती है, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेंच नेम ले सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। द एसआई यूनिट्स दैट आर यूज्ड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ आर। एसआई यूनिट्स क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर है तो ये सारी की सारी पूरे वर्ल्ड में सेम रहेंगी, ना कि सिर्फ इंडिया के बाहर भी ये फिक्स्ड है, सेम है। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। सेकेंड टाइम जो है उसकी एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड है। एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, यानी वेट को किलोग्राम में मेज़र किया जाना है एसआई यूनिट। एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। जो टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। वैसे आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस सुनते होंगे, फ़ारेनहाइट सुनते होंगे, बट वो है यूनिट्स, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन है टेम्परेचर की। इनके डिनोशन जो है, डिनोट जो आप करेंगे नोटेशंस वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। जैसे मीटर लिखना है तो स्मॉल एम, सेकेंड लिखना है तो एस, और किलोग्राम लिखना है तो केजी, और केल्विन लिखना है तो कैपिटल के, इस तरीके से। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ कैसे मेज़र की जाती है, लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और प्लेसेस। किसी भी दो पॉइंट और प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। विथ ब्रेथ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस एंड हाइट ऑल आर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। चाहे आप किसी चीज़ की विथ करें मेज़र, ब्रेथ करें या डेप्थ करें या थिकनेस करें या डिस्टेंस करें, हाइट करें, ये सारे के सारे किसके फैक्टर, लेंथ के हैं। लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, अ मेजरिंग टेप, अ मीटर रॉड एट्सेट्रा। लेंथ जो है वो रूलर यानी स्केल से भी मेज़र की जा सकती है, टेप से भी मेज़र की जाती है। मेजरिंग टेप जो होता है जो आपने इंजीनियर्स के पास देखा होगा, और एक वो आता है रिबन, मीटर रिबन, उससे भी किया जा सकता है। मीटर रॉड, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस। ये हमें देखना है कि इनमें से कौन सा हमें यूज़ करना है किस रिक्वायर्ड पर्पस के लिए, ठीक है। द मेजर स्मॉल टू मेज़र स्मॉल लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंसेस। स्मॉल लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करना है, अ पेंसिल और अ नोटबुक हैज़ अ स्मॉल लेंथ विच इज़ मच स्मॉलर देन अ मीटर। इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच अ स्मॉल लेंथ इन द टर्म्स ऑफ मीटर, सो द लेंथ ऑफ सच अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें हैं जिनकी लेंथ को मीटर में मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता, जैसे पेंसिल है, नोटबुक है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उनकी जो लेंथ है उनको मीटर में मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता। तो पेंसिल 1 मीटर की थोड़ी ना होती है कोई, तो इसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट है वो है सेंटीमीटर। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच की लेंथ को और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर है। मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
ठीक है। द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर इज मच स्मॉलर देन अ सेंटीमीटर, किसी वायर की जो थिकनेस होती है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम है। देयरफॉर इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच अ स्मॉल थिकनेस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। जैसे थिकनेस मतलब मोटाई, किसी तार की मोटाई जो है उसको आप सेंटीमीटर में भी मेज़र नहीं कर सकते, यानी अब आपको उससे भी छोटी यूनिट की ज़रूरत चाहिए, तो उसके लिए एक कन्वीनियंट यूनिट बनाई गई है, दैट इज़ मिलीमीटर। सो द थिकनेस ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। जो बहुत ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो थिकनेस, जैसे वायर है, उसकी थिकनेस आप मेज़र कर सकते हैं मिलीमीटर्स में। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स और 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। टू मेज़र लार्ज लेंथ और लॉन्ग डिस्टेंसेस क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं तो इनको मीटर में एक्सप्रेस करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स और 2 सिटीज़ इज़ वेरी लार्ज, 2 शहर के बीच की डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच लॉन्ग डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो क्योंकि अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसको मीटर में मेज़र करना हमारे लिए इनकन्वीनियंट है, यानी हमारे लिए इजी नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंस जो 2 शहर या 2 टाउन्स के, 2 स्टेट्स के बीच की डिस्टेंस है, इनको हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। और किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। जब 1000 मीटर कंप्लीट हो जाते हैं दैट मीन्स 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। तो 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट किलोमीटर में मेज़र की जाती है। Thus, for convenient measurement of large or small quantities, we use multiple or sub-multiples of this unit. तो हमारी जो मेज़रमेंट है लेंथ के, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो, उनको हम मेज़र करने के लिए मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स यूज़ करते हैं। द यूनिट्स विच आर यूज टू मेज़र स्मॉलर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के वो छोटे मल्टीपल्स जो स्मॉलर यूनिट्स को, स्मॉलर लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, वो सब मल्टीपल्स कहलाएंगे। और द यूनिट्स आर विच यूज टू मेजर लार्जर क्वांटिटीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। और वो यूनिट्स जो यूनिट्स के वो मल्टीपल जो लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टीपल ऑफ यूनिट्स। क्लियर है। और देयर आर सम न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आपको सिंपली उनको कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस मीटर में दिए, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टर्न द पेज। हाउ टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को आप कैसे मेज़र करेंगे। टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस द स्केल अलॉन्ग द ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट द जीरो मार्क ऑफ द स्केल coincide with the left end of the object. The length of the object is then obtained by reading the scale division coinciding with the right end of the object. In figure, the reading of the scale at the right end of the card is 4.5 centimeter. Thus the length of the card is 4.5 centimeter. यहाँ एक एक्टिविटी है जहाँ पर एक लेंथ कार्ड की मेज़र की जा रही है। स्केल की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ आप कैसे मेज़र करते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जो हमारा स्केल होता है उसका जो ज़ीरो मार्क होता है, यानी जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है, वो हम लेफ़्ट एंड पर रखते हैं ऑब्जेक्ट यानी जिस भी चीज़ की आप लेंथ मेज़र कर रहे हैं। और उसका जो राइट एंड आता है वो जिस भी नंबर पर आकर रुकता है, जिस भी रीडिंग पर आकर रुकता है, वही उसकी लेंथ होती है, ठीक है। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है कार्ड की लेंथ, तो इन्होंने जो ज़ीरो मार्क है वो लेफ्ट हैंड पे रखा, ज़ीरो से स्टार्ट किया है और कार्ड का एंड देखेंगे आप तो स्केल के 4.5 नंबर पर फिनिश हो जा रहा है जहाँ पॉइंट बी मार्क है। तो इस कार्ड की लेंथ क्या है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से 4.5 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि स्केल की जो मेज़रमेंट है वो सेंटीमीटर वाली साइड से हमने मेज़र की है। स्केल से मेज़र करते वक्त कौन सी प्रिकॉशंस को हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ स्केल। अगर आप स्केल यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। व्हाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। फर्स्ट, प्लेसमेंट ऑफ स्केल। स्केल को सही तरीके से रखना आना चाहिए। द स्केल शुड बी प्लेस विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन द फिगर। इफ वी प्लेस इट एंड एन अलॉन्ग शो इन द फिगर 11.6 आवर रीडिंग विल नॉट बी करेक्टेड। जिस किसी ऑब्जेक्ट की हम रीडिंग को मेज़र कर रहे हैं स्केल की हेल्प से, उसको हमें सही से स्केल रखना चाहिए। अगर हम स्केल प्रॉपरली प्लेस नहीं कर रहे हैं तो हमारी रीडिंग गलत आएगी। जैसे फिगर ए में दिखाया, प्रॉपर वे में स्केल इन्होंने प्लेसमेंट किया है, यहाँ पर बिल्कुल सही किया, करेक्ट प्लेसमेंट है ये, तो रीडिंग ठीक है। अगर हम थोड़ा सा भी स्केल को तिरछा करते हैं, जैसे 11.6 फिगर में दिखाया, ऊपर देखिए जहाँ क्रॉस लगा, अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो फिर रीडिंग गलत आएगी। तो पहले तो हमें स्केल को बिल्कुल प्लेस परफेक्ट
वे में प्लेस करना है। अब वॉर्न आउट्स यानी जो उसके सिरे हैं वो टूटे हुए ना हो, ठीक है। Sometimes due to repeated use, the zero mark of the scale get worn out and cannot be clearly seen. Also, sometimes the end of the scale may get damaged or broken due to the various reason. In such cases, we should measure the length of the object starting from any other mark of the scale. We subtract the reading of the mark from the reading of the other end. For example, in the figure 11.7, ठीक है। क्योंकि स्केल को बहुत बार यूज़ करने से कई बार ऐसा होता है स्केल के जो एंड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार यूज़ करने से उनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं साइड से वो नहीं क्लियर विजुअल हो पाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे स्केल को यूज़ नहीं करना है। इन केस अगर हम कर भी रहे हैं तो हम किसी भी एक नंबर को जीरो मार्क बना सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए आपके स्केल का जो जीरो मार्क है, जहाँ पर जीरो लिखा था वो एंड टूट चुका है, आपका जीरो नहीं विजिबल हो पा रहा है, तो आपका जहाँ पर 1 नंबर स्टार्ट है आप उसको जीरो मान लीजिए, ठीक है। और 1 से लेकर जो आपका 1 है आप उसको जीरो मार्क कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट के राइट हैंड पे जो नंबर आ रहा है वो लेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि आपके स्केल का 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस टूटा हुआ है, आपने 1 नंबर को जीरो मार्क माना है, यानी एक नंबर आगे आप आए, इसलिए 1 माइनस कर देंगे जो भी आपकी टोटल डिस्टेंस आएगी। जैसे फिगर में दिखाया है 11.7 में जो टोटल डिस्टेंस आई है वो 5.5 पर आकर रुक रही है। जब हमने 1 मार्क लिया है, 1 नंबर पे लिखा है तो 5.5 आके रुक रही है, लेकिन कार्ड की लेंथ 5.5 नहीं होगी। 5.5 में से आप 1 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आपने जीरो मार्क जो जीरो को मानना था वो आपने वॉर्न आउट की वजह से, जो उसके एंड्स हैं उनकी टूटने की वजह से आपने 1 को जीरो मार्क माना है, तो उस 1 को आपको माइनस करना पड़ेगा 5.5 में से। तो आपके जो कार्ड की रिक्वायर्ड लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 4.5 सेंटीमीटर। Now third, the position of the eye. The correct position of the eyes is also important for taking measurement. Our eyes must be focused exactly above the end point of which we are taking measurement. हमारे जो आई की पोजीशन है वो भी एक करेक्ट होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेज़रमेंट में, क्योंकि अगर हमारे आई की पोजीशन है वो अगर गलत होगी तो भी मेज़रमेंट गलत आएगा। जैसे पोजीशन फिगर दिखाया है, आगे देखिए यहाँ पर 3 पोजीशन दिखाई है। पोजीशन एक्स जहाँ पर आई बनी है, पोजीशन वाई एक और आई बनी है, पोजीशन जेड एक और आई बनी हुई है। तो जहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही है जो पोजीशन एक्स है दैट इज़ द करेक्ट, और बाकी की जो दोनों है वो इनकरेक्ट है। यानी हमें स्केल को तिरछी साइड से नहीं देखना है, ना लेफ्ट की तिरछी साइड ना राइट तिरछी साइड, हमें स्केल को बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में देखना है, जैसे कि पोजीशन नंबर एक्स में दिखाया गया है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारी रीडिंग बिल्कुल ठीक आएगी। नाउ मेजरिंग लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, ये तो थी सीधी सादी डिस्टेंस आपको मेजर करने की। अब किसी कर्व्ड लाइन की डिस्टेंस को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे नीचे वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ पीस ऑफ थ्रेड। हम किसी भी कर्व्ड लाइन की लेंथ को स्केल से मेज़र नहीं कर सकते। कर्व्ड लाइन की जो लेंथ है उसको आप थ्रेड से मेज़र कर सकते। कर्व्ड लाइन होती कैसी है, नीचे फिगर बना हुआ देखिए, यहाँ पर ये फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो वेव्स बनी है ये कर्व्ड लाइन कहलाती है, कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो ये कर्व्ड लाइन जो है इनको आप स्केल से तो मेज़र नहीं कर सकते, तो इन कर्व्ड लाइन को हम थ्रेड की हेल्प से मेज़र करेंगे। इनके ऊपर हम थ्रेड बिल्कुल एज इट इज़ लगाएंगे, जैसा इनका शेप है एक थ्रेड लेंगे और इसी एंड से फॉलो करते हुए बिल्कुल इनके शेप को फॉलो करते हुए थ्रेड लेकर आएंगे और उस तरीके से हम इसे मेज़र करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन देखिए, इन आर डेली लाइफ वी ऑफन नीड टू मेक एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन। हमारी डेली लाइफ में हमें अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेशन की भी ज़रूरत है। यू मे गेस वेदर योर फ्रेंड इज़ टॉलर और शॉर्ट देन यू बाय अप्रॉक्सीमेशन। आपकी फ्रेंड की हाइट आपसे छोटी है या बड़ी है, कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, ये सिर्फ आप अप्रॉक्सीमेशन में बता सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं। अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ क्विक जजमेंट अबाउट अ मेजरमेंट। अप्रॉक्सीमेशन है क्या, किसी भी मेजरमेंट के बारे में एक बहुत जल्दी क्विक जजमेंट है जो हम एक लगभग आइडिया लेकर करते हैं। वी यूज़ आवर सेंस ऑफ साइट एंड टच टू मेक एस्टिमेशंस। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अप्रॉक्सीमेशन के एग्जाम्पल देखिए, वाइल एडिंग शुगर टू मिल्क यू एस्टिमेट हाउ मच शुगर यू शुड ऐड। जब अगर आप शुगर मिला रहे हैं मिल्क में तो आप अपने अप्रॉक्सीमेट आइडिया से मिलाते हैं कि 1 चम्मच सफिशिएंट है या 2 चम्मच सफिशिएंट है। ये आपका सिर्फ एक
जो है आप अपने एस्टिमेशन से, अप्रोक्सीमेशन से मिलाते हैं। आप वहाँ वज़न नहीं कर रहे हैं कि हमने इतने ग्राम शुगर या इतना, इस तरीके से नहीं। यू डू नॉट वेट द शुगर एक्यूरेटली वाइल कुकिंग फूड। योर मदर एड सॉल्ट एंड स्पाइसेस टू फूड बाय अप्रोक्सीमेशन। हमारी मम्मी जब खाना बनाती हैं तो वो भी सब्जियों में जो मसाले हैं, सॉल्ट है, ये सब एक अंदाजे से, एक अप्रोक्सीमेशन से डालती है, एक्यूरेटली मेज़र कर करके नहीं कि कितने ग्राम डाल दिया। वाइल बिल्डिंग अ वॉल वी एस्टिमेट हाउ मैनी ब्रिक्स वी नीड बाय अप्रोक्सीमेशन। जैसे हमारे यहाँ घर बनता है तो जो मज़दूर वगैरह होते हैं वो एक अपना अप्रोक्सीमेट आइडिया करके बता देते हैं कि इतना सामान ले आए, इतनी ईंटें आप ले आए तो जो है बन जाएगा। तो जो ये एक क्विक जजमेंट होता है देखकर एक अंदाजे से बताना, दैट इज़ अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है? वाइल पेंटिंग अ पिक्चर वी एस्टिमेट हाउ मच पेंट वी नीड बाय अप्रोक्सीमेशन। किसी पिक्चर को पेंट करने के लिए एक हम आइडिया से बता सकते हैं कितने पेंट की रिक्वायर्ड होगी। अप्रोक्सीमेशन इज़ अ स्किल, यू कैन इम्प्रूव दिस स्किल बाय प्रैक्टिस। अप्रोक्सीमेशन एक्चुअल में एक स्किल है और आप प्रैक्टिस के थ्रू इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अप्रोक्सीमेशन इज़ नॉट एज रिलेबल एज मेजरमेंट, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन सिर्फ हमने एक अंदाजे से बताया है, तो अप्रोक्सीमेशन जो है वो एग्जैक्टली मेजरमेंट की तरह रिलायबल नहीं है। सपोज देर इज़ अ हीप ऑफ मैंगोज, यू कैन एस्टिमेट एंड से दैट द मैंगोज विल वेट बिटवीन 8 kg एंड 10 kg। सपोज कीजिए, हीप यानी ढेर, सपोज कीजिए यहाँ आम का एक ढेर है और हमने एस्टिमेट किया ये जो आम का ढेर है ये लगभग 8 से 10 किलो आम है। योर एस्टिमेशन मे बी राइट ऑल्सो, आपका एस्टिमेशन सही हो सकता है कि वो आम की जो ढेर है उसमें 8 किलो या 9 किलो या 10 किलो आम हो, ऐसा पॉसिबल है। बट फॉर अ ट्रेडर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही नोज़ द करेक्ट वेट ऑफ द मैंगोज। लेकिन एक विक्रेता जिसको आप बेच रहे हैं या जो डील कर रहा है उसके लिए ये अप्रोक्सीमेशन आइडिया नहीं चलेगा, वो एक करेक्ट मेजरमेंट करेगा। मान लीजिए हमने किसी से एक अंदाजे से कहा कि भाई ये 10 किलो आम है, लेकिन वो जो ट्रेडर है वो उस आपके अप्रोक्सीमेशन को वैलिड नहीं रखेगा, वो उसको मेज़र करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपको उतनी चीज़ का पैसा दे रहा है। अगर मान लीजिए वो कम निकला तो वो आपको ज़्यादा चीज़ का पैसा क्यों देगा? तो जो आपका अप्रोक्सीमेशन है वो मेज़रमेंट के जितना रिलेबल नहीं है। ही शुड मेज़र इट करेक्टली और एल्स ही में लॉस ऑफ मनी। अगर वो आपको बिना मेज़र किए आपके अप्रोक्सीमेशन के थ्रू दे देगा तो हो सकता है कि आपकी बताई क्वांटिटी कम निकले और वो ज़्यादा के पैसे दे दे आपको, है ना? तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन जो है वो मेज़रमेंट के जितना रिलायबल नहीं है। क्लियर है? Concept of rest and motion. When we look around our classroom, we see many things. Many of these things like windows, door and blackboard do not move. They are called stationary objects. Or we can say that these objects are at rest. On the other hand, we see a man walking on a road, a girl playing in a playground, a bus moving on a road, and a oscillating pendulum of a wall clock. These are the example of the objects in motion. The object in motion keep changing their position continuously. जब भी हम अपने आसपास देखते हैं चारों तरफ, चाहे आपका क्लासरूम हो या आपका घर हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो अपनी जगह पर हैं, जैसे दरवाज़ा, खिड़की, टेबल, चेयर। ऐसे ही दूसरी साइड अगर हम देखें, विंडो के बाहर देखें, तो एक मैन है वो रोड पर खुद वॉकिंग करता है, कार जा रही है रोड पर, एनिमल्स जा रहे हैं, डॉग जा रहा है, कैट जा रही है, इस तरीके से है। तो जो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, अपने उसी जगह पर है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे हमारा डोर, विंडो, टेबल, ये अपनी ही प्लेस पर है, कबर्ड, बेड, तो ये जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है। वहीं जो मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, आप वो क्या कहलाते हैं? मोशन में कहलाते हैं वो। ठीक है? जैसे घड़ी का पेंडुलम है आपका, जो आपके मोशन, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली, जो मोशन में है वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। यानी एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में तब कहलाता है जब उसके रिस्पेक्टिव में जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके आसपास के, उनके रिस्पेक्ट में वो मूव ना हो, उसकी पोजीशन सेम हो, कांस्टेंट हो। और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इन इट्स सराउंडिंग। और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाता है जब उसके आसपास के सराउंडिंग्स में जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदलती रहे। जैसे अगर कोई पोजीशन, अगर जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में बहुत सारी चेयर पड़ी है, वहीं ब्लैक बोर्ड भी लगा है, तो ब्लैक बोर्ड चेयर के रिस्पेक्ट में कैसा है?
रेस्ट पोजीशन में नहीं मूव कर रहा है। वहीं पर अगर कोई टीचर आ रही है या कोई बच्चे आ रहे हैं और तो वो बच्चे कैसे हैं, वो बाहर से अंदर आए हैं क्योंकि वो मूव करते हुए आए हैं, तो वो मोशन पोजीशन में। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक सम एग्जांपल। एन इलेक्ट्रिक पोल अपीयर टू बी एट रेस्ट और स्टेशनरी व्हेन वी ऑब्जर्व इट बाय स्टैंडिंग ऑन द रोड, बट द सेम पोल अपीयर टू बी मूविंग व्हेन वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। जैसे इस जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से देखें। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा है, अगर आप रोड पर खड़े हुए हैं और सिंपली आप उसे खड़े होकर देख रहे हैं, तो वो आपको रेस्ट पोजीशन में लगेगा क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये रेस्ट पोजीशन में है। बट उसी पोल को आप किसी चलती ट्रेन से या किसी चलती बस से देखेंगे तो वो आपको मोशन में लगेगा कि हाँ ये चल रहा है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, उसके कंपेयर में, उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में होते हैं, इसलिए आपको वो चलता हुआ फील होता है। बट जो इलेक्ट्रिक पोल है वो अपनी रेस्ट पोजीशन में ही है। सिमिलरली अ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन अ मूविंग कार इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मैन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द रोड। जैसे कार में दो लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप और आपके डैडी बैठे हैं, आपके डैडी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में आपके डैडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि दोनों एक ही जगह पर बैठे हो, दोनों में से कोई मोशन नहीं कर रहा। लेकिन कोई दूसरा पर्सन कार के बाहर जो चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपके डैडी मोशन कर रहे हैं क्योंकि वो कार चला रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में तो कार चल रही है, बट आपके रिस्पेक्ट में तो डैडी अपनी जगह पर ही है। तो so we can say the motion and the rest are relative terms. That is, an object that appear to be in motion in relation to one observer may appear to be rest in relation to another observer. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इससे मतलब इनका जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि जो भी थिंग्स हैं, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी कर रही है। हो सकता है कि कोई चीज़ जो रेस्ट पोजीशन में है किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो, है ना। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है ये देखिए। कंसीडर 3 मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज मूविंग कार, मूविंग ब्लेड्स ऑफ फैन एंड अ रोलिंग बॉल। 3 टाइप के मोशन को आपको इमेजिन करना है। कौन से? मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी, मूविंग ब्लेड्स ऑफ फैन, किसी पंखे के पर हिलते हुए, एंड अ रोलिंग बॉल, एक लुढ़कती हुई बॉल को। दो ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, क्या ये तीनों मोशन में है? दे डू नॉट मूव इन द सेम वे, लेकिन ये तीनों जो है वो सेम वे में मूव नहीं करती। सो ऑब्जेक्ट मूव इन वेरियस वेज, ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू क्लासीफाई द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कितने तरीके की मोशंस हैं, इनको यहाँ कैटेगराइज किया गया। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी ऑप्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट सेम डिस्टेंस में सेम टाइम, जो टाइम गिवन है उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं, तो ऐसी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल क्या है? अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड, कोई बच्चा जो झूले से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड, सड़क पर चलता हुआ कोई भी व्हीकल। ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ 2 टाइप, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो 2 तरीके के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या कहलाता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसकी जो मोशन कहलाती है वो क्या कहलाती है? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। सम एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन आर अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, मोशन ऑफ अ स्टिकर ऑन द कैरम बोर्ड, मूवमेंट ऑन द ड्रॉअर ऑफ अ टेबल। जो रेक्टिलिनियर मोशन है यानी एक सीधी लाइन में मोशन है, तो इसके क्या एग्जाम्पल है? जैसे सड़क पर सीधी लाइन में चलती कार, छत से फ्रीली बॉल आती हुई, या जो कैरम बोर्ड होता है उस पर स्टिकर मूव करता हुआ, ये जो हमारी ड्रॉअर टेबल है उसे ड्रॉअर का मूवमेंट। ठीक है। नाउ कर्वीलिनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व लाइन के अलोंग मोशन करता है तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? कर्वीलिनियर मोशन कहलाती है। सम एग्जांपल्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशन आर अ कार मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कोई भी कार किसी कर्व्ड पाथ के थ्रू मूव करती हुई, जैसे हम हिल साइड्स पर लेके जाते हैं। अ बॉल थ्रो बाय अ बॉय, किसी बॉय के थ्रू बॉल का थ्रो। अ जेवलिन और शॉट पुट थ्रोन बाय एन एथलीट। टर्न द पेज।
सेकंड आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के थ्रू मूव करता है तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? सर्कुलेटरी मोशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करती है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन आर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून का अर्थ के अराउंड मोशन सर्कुलेटरी मोशन है। रनिंग ऑफ एन एथलीट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इनसाइड द स्टेडियम। स्टेडियम में कोई भी एथलीट है जो सर्कुलर पाथ में रनिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, उसका मोशन भी सर्कुलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक। किसी भी क्लॉक के या वॉच के जो मिनट्स और सेकेंड हैंड है वो भी सर्कुलेटरी मोशन करते हैं। नाउ रोटेटरी मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रोटेटरी मोशन इफ इट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में तब कहलाता है जब वो अपने फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन को चेंज किए बिना रोटेट करता है या मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, द व्हील ऑफ द स्विंग मशीन, अ जाइंट व्हील, अ मेरी गो राउंड, अ स्पिनिंग व्हील, अ पॉटर्स व्हील, अ स्पिनिंग टॉप, ऑल शो रोटेटरी मोशन। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? रोटेटरी मोशन के। नाउ ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने जो उसकी मीन पोजीशन है जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया है उसके अलोंग टू एंड फ्रो अबाउट पोजीशन करता है, यानी जाकर वापस आना उसी पार्ट से, तो ऐसी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी? ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। इन ऑसिलेटरी मोशन द एंटायर ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस आर मोशन ऑफ अ स्विंग, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, पिस्टन ऑफ अ कार एटसेट्रा। ऑसिलेटरी मोशंस के एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ द पेंडुलम, मोशन ऑफ स्विंग और पिस्टन ऑफ अ कार। जैसे बच्चे झूला झूलते हैं तो उनकी मीन पोजीशन जहाँ से उन्होंने बैठे एक झूला रुका वो उनकी मीन पोजीशन है। फिर वो टू एंड फ्रो आगे पीछे और हर बार वो अपनी मीन पोजीशन से होकर गुजर रहे हैं, तो ये जो इनका टू एंड फ्रो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ना वाइब्रेटरी मोशन। प्लक अ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार और अ गिटार, यू सी दैट ओनली द स्ट्रिंग मूव्स आर एंड नॉट द होल बॉडी ऑफ द सितार और द गिटार। किसी भी गिटार या सितार का कोई भी एक स्ट्रिंग आप प्लग कीजिए तो आप देखेंगे सिर्फ वही स्ट्रिंग मूव करता है, पूरा का पूरा सितार या गिटार मूव नहीं करता। द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग एग्जिबिट वाइब्रेटरी मोशन। वो स्ट्रिंग कौन सी मोशन दिखा रहा है? वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन इन विच अ पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव while the rest of the object moves to and fro in a definite pattern is called a vibratory motion। ऐसा मोशन जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का केवल एक पार्ट या जो भी हमारा रिलेटिव पार्ट है सिर्फ वही मूव करे, वाइब्रेट करे और दूसरे ना करे, तो वो क्या किस मोशन में कहलाएगा? वो वाइब्रेटरी मोशन में कहलाएगा। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल क्या है? ब्रीदिंग के थ्रू हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जी किसका एग्जाम्पल है? वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? Now periodic motion. We know that the earth always takes the same, that is the 365 1/4 days to complete the one revolution, that is it exhibit periodic motion। सभी को पता है कि अर्थ अपना एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगाती है? 365 डेज 6 आवर्स लगाती है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अर्थ का जो टाइम है। तो अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है? पीरियोडिक मोशन कहलाती है। द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन एंड द मोशन ऑफ द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स ये सारे हैं। मून का अर्थ के अलावा रिवॉल्वेट करना, हमारी हार्ट बीट होना, या जो निडल है उसके पेंडल की स्विंगिंग होना, पेंडुलम की, ये सारे के सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन पीरियोडिक क्या है? इन मैनी केसेस द मोशन मे बी रिपीटेड बट नॉट पीरियोडिक। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मोशन तो रिपीट होता है बट पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं, किसी भी टाइम पर। तो द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए नॉन पीरियोडिक मोशन। ऐसा पीरियड में ऐसी मोशन जिसमें जो मोशन है वो रेगुलर इंटरवल
टाइम के अकॉर्डिंग ना रिपीट हो, जैसे क्या कहलाती है, नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल स्विंगिंग ऑफ आवर आर्म्स और लेग्स आर नॉट रिपीटेड बट नॉट पीरियोडिक, रिपीटिव बट नॉट पीरियोडिक। जैसे हमारी आर्म्स का या लेग्स का स्विंगिंग जो है वो रिपीटिव तो है बट पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक है। डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम, एक ही समय में अलग अलग तरीके की मोशन देखिए। सम टाइम एन ऑब्जेक्ट पजेसेस टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, कभी कभी ऐसा होता है एक सेम टाइम पर ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा तरीके की मोशन को शो करता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन, और ऐसी मोशन क्या कहलाती है, मल्टीपल मोशन कहलाती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में एक से ज़्यादा तरीके की मोशन को शो, दो से ज़्यादा तरीके की मोशन को शो करता है। अ बॉय राइडिंग अ बाइसाइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन। ये जो बॉय है फिगर में, ये बाइसाइकिल राइड कर रहा है और इसमें कई तरीके की मल्टीपल मोशंस हो रही हैं। द व्हील ऑफ द बाइसाइकिल रोटेट, तो ये रोटेटरी मोशन है, क्योंकि ये बाइसाइकिल के जो व्हील्स हैं ये रोटेट कर रहे हैं, तो ये रोटेटरी मोशन हो रही है, ठीक है। द व्हील्स ऑफ द एंड एट द सेम टाइम इट इज मूव फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ, और सेम टाइम में जैसे ये रोटेट कर रहे हैं उसी सेम टाइम में ये स्ट्रेट पाथ में भी चल रहे हैं और कर्व्ड पाथ में भी चल रहे हैं, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है, इसके साथ साथ कर्विलिनियर मोशन भी हो रहा है। तो इस बॉय की जो साइकिलिंग है ये मल्टीपल मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टर्न द पेज, द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, जैसे हमारी अर्थ दो तरीके की मोशन शो करती है, आप लोगों को पता होगा, एक तो वो रिवॉल्यूशन करती है और एक तो वो रोटेशन करती है। तो जो अर्थ अपनी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करती है तो वो वाली मोशन उसकी क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। इसके अलावा जो सन के अराउंड वो रिवॉल्यूशन लगाती है वो मोशन उसकी क्या कहलाती है, सर्कुलर पाथ कहलाती है, ठीक है। तो एक समय में एक ऑब्जेक्ट दो से ज़्यादा तरीके की अगर मोशन दिखा रहा है तो वो मल्टीपल मोशन कहलाता है। क्लियर है?